जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है, वेक्टर्स इन प्लेन। एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है। ठीक है, तो पहली हेडिंग में हमारे पास चैप्टर के अंदर यही है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन जो है आपके पास दो रियल लाइन से मिलकर बनता है, जो एक दूसरे के क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन होती है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, और इनके अंदर हम ऑर्डर पेयर्स को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। पॉइंट अगर हमने लोकेट करना है तो हम उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर, मतलब एक्स और वाई दोनों पेयर आपको इस तरह से चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर लोकेट करने के लिए दूसरा, ये आपको फोर्थ पोर्शन नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहा जाता है इन्हें। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट बन जाता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पॉइंट आ जाता है जी, आपको पॉइंट दिया जाता है -2 और 3। आपसे कहा जाता है कि इसको लोकेट करो कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो आप इसे कैसे लोकेट करेंगे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने, ये पहली वैल्यू आपके पास एक्स एक्सिस होगा और दूसरी वैल्यू आपके पास वाई की होती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपने -2 पॉइंट जाना है, तो यहाँ से 0 से पीछे नेगेटिव होता है एक्स एक्सिस, तो -1 और -2। ठीक है, ये पॉइंट आ गया और वाई की वैल्यू आपके पास +3 है, तो 1, 2 और 3, तो दोनों से मिलके आपके पास ये पॉइंट आपका बन गया जो दिया गया था -2 और 3। ये आपने पॉइंट पी लोकेट कर लिया -2 और 3। इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने पॉइंट्स को लोकेट करेंगे अगर आपको कहा जाता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर किसी एक पॉइंट को लोकेट करें। उसके बाद आ जाता है स्केलर और वेक्टर के अंदर डिफरेंस क्या होता है जी। तो स्केलर और वेक्टर ये हमने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा है, तो यहाँ भी चेक करते हैं स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। ऐसे है हमारे पास स्केलर, उसे हम कहें, उस चीज़ को हम कहेंगे जिसको हम डिस्क्राइब करने के लिए क्या करें, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो। डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज़ नाउन एज स्केलर। उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, पहली चीज़ उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज़ उसकी जो है वो डायरेक्शन, कि वो कितनी मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, और दूसरी वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वेक्टर आपके पास कहलाएगी। स्केलर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, और वेक्टर के लिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं जी कार मूविंग इन, कार मूविंग विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस स्पीड के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है कार। तो ये स्केलर की एग्जांपल में आ जाएगा कि यहाँ पर सिर्फ आपने क्या दिया, एक उसको मैग्नीट्यूड दिया कि कितनी स्पीड से मूव कर रही है। और यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि कार मूविंग विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, कि उसने आपने साथ क्या कर दिया, डायरेक्शन भी बता दी और उसके साथ मैग्नीट्यूड भी बता दी कि कितनी स्पीड के साथ इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इनको रिप्रेजेंट करना हो वेक्टर को, तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये आपके पास एग्जाम्पल तो आपने समझ लीजिए। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, या तो उसके ऊपर एरो हेड का इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के लिए, या आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है तो उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देंगे दूसरे ए की निस्बत। ये आपके पास स्केलर होगा और ये क्या होगा, आपके पास वेक्टर होगा। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, या उसको बोल्ड फॉर्म में लिख दें, या उसको हम क्या करते हैं, ऊपर एरो हेड का इस्तेमाल करें। दूसरा, इसके अलावा कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हम अपने वेक्टर को कैसे ड्रा करेंगे, तो उसके लिए आपके पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर की जो है वो टेल होती है और एक टिप होती है, जिसे हेड कहा जाता है। एक टेल होता है और एक क्या होती है, टिप होती है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा करते हैं, जिस तरह से ये है एक फोर्स या एफ वेक्टर आपके पास है जी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इसकी टेल है, इस पॉइंट, इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। तो टेल इसकी क्या है, ए है, आप यहाँ पे लिख देंगी टेल इक्वल
पॉइंट ए जो है वो क्या है, टेल है, और पॉइंट बी जो है वो क्या है, वो इसकी टिप है जी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रहेगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके अंदर एक उसकी टेल आ जाती है और एक क्या बन जाता है, उसका टिप बन जाती है। टिप का दूसरा नाम जो है हम उसको हेड भी यूज़ करते होते हैं, बाज़-औक़ात हेड टू टेल रूल के ज़रिए हम वेक्टर्स को ऐड करें, जिस तरह हमने फिजिक्स में पढ़ा था, टेल और हेड, टेल पढ़ा था। टिप जो है उसको हम हेड के अंदर ही कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटा, नेक्स्ट आपके पास है जी नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर दैट हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होगी लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें, ये आपके पास एक वेक्टर है जी एफ है, ये आपके पास राइट साइड में मतलब डायरेक्शन ये डायरेक्ट हो रहा है, और दूसरा इसके साथ एक और वेक्टर है वो हम एल वेक्टर कह लेते हैं। ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब इनकी लेंथ जो है वो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है एक राइट डायरेक्शन में और एक लेफ़्ट में है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इज़ इक्वल टू नेगेटिव एल वेक्टर, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक दूसरे के क्या है, ये नेगेटिव वेक्टर है। नेक्स्ट आपके पास है जी इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, उनकी सेम हो, उनको हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपके पास ये ए वेक्टर हम कर लेते हैं, ठीक है, राइट डायरेक्ट हो रहा है, और इसकी साथ जो है हम एक और ए प्राइम वेक्टर कर लेते हैं, ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन सेम और इनकी मैग्नीट्यूड भी क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। उसके बाद ज़ीरो और नल वेक्टर आ जाता है। ज़ीरो और नल वेक्टर आपके पास होते हैं ऐसे वेक्टर जिनके अंदर उनकी टेल और टिप क्या हो, दोनों कोइंसाइड मतलब मिल रहे हों, वही उनकी टेल है और वही इनकी टिप है, तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, ज़ीरो या नल वेक्टर कहेंगे। उसके बाद आता है वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल हम जैसे 2D प्लेन पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, तो उसके अंदर दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो वेक्टर के लिए अगर हम फॉर एग्जांपल हमने ये कोऑर्डिनेट प्लेन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है 2, 3, ये वेक्टर को डायरेक्ट कर रहा है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने ड्रा कर लिया, ये इसके ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक ये आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर इसका हो गया, ठीक है। वो हम आगे पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो इसके अब कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर इस पी वेक्टर को लिखना चाहें तो पी वेक्टर आपके पास लिखा जाएगा जी 2i कंपोनेंट, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, i कंपोनेंट कहेंगे, और प्लस 3y एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, j कंपोनेंट कहेंगे। ये इनके क्या हैं, कोऑर्डिनेट हैं, मतलब 2 पॉइंट जो हैं वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और 3 पॉइंट जो है अगर हम y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें तो आपको ये वेक्टर मिल जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर जो है जी हमारे पास, अगर हम जिस तरह हमने पीछे भी देखा, तो उसमें हम अपने एक्स वाई प्लेन के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर 2 और 3, इस पॉइंट को पी अपने ओरिजिन के साथ मिला दें तो ये आपके पास क्या बन जाता है, एक पोजीशन वेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी डिफ़ाइन क्या बनेगी जी, वेक्टर की जी आपके पास डिफ़ाइन बन जाएगी ओ इफ़ ओ इज़ द ओरिजिन एंड पी ऑफ एक्स वाई एट एनी पॉइंट इन प्लेन। क्या हम ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें ओरिजिन ओ है और पॉइंट हमने कोई भी ले लिया, एक्स वाई हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 पॉइंट और वाई हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये 2, 3 हमने एक पॉइंट ले लिया इन द प्लेन, देन ओ पी इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो ये आपके पास ओ से पी तक क्या कहलाएगा, एक पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। इसको हम लिख कैसे लेंगे, ओ पी पोजीशन वेक्टर इक्वल 2 ऑफ आई प्लस 3 ऑफ जे वेक्टर आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। तो नॉर्म ऑफ वेक्टर, नॉर्म हम इसका दूसरा नाम जो है, नॉर्म को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का वर्ड भी यूज़ होता है नॉर्म के लिए। तो सिंपल अगर आपके पास वेक्टर गिवन है, कोई भी आपके पास वेक्टर गिवन है, जैसे 2i प्लस 3j जो हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी नॉर्म लेना चाहते हैं। तो नॉर्म का फार्मूला आपके पास क्या बनता है जी, कि एक्स ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल का क्या आपके पास आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। जो एक्स एक्स कंपोनेंट के साथ है वो आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और जो जे कंपोनेंट के साथ है वो वाई की वैल्यू आ जाती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जब आप नॉर्म फाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 कितना बन गया आपके पास, ये
13 अगर आपके पास ये वेक्टर गिवन है तो उसकी मैग्नीट्यूड या इसकी नॉर्म जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 13 आपके पास इसकी नॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या आ जाता है आपके पास कि कोई भी एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल एफ वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i + 3j जैसा, ठीक है। ये आपके पास एक वेक्टर गिवन है जी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक आपको वेक्टर गिवन था 2i + 3j। अब इसके साथ आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लें, मतलब आप लैम्डा एफ़ कर लें। लैम्डा यहाँ पे कोई भी एक स्केलर नंबर है, फॉर एग्जांपल हम लैम्डा की वैल्यू क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। तो जब हम लैम्डा की वैल्यू इसमें क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो ये 2 कोई भी स्केलर नंबर है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल 2 को हम दोनों कंपोनेंट्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 4i + 6j बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, इसका डबल वेक्टर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले ये है, तो आगे जाके आपके पास 4 और 6 यहाँ पे करके आपके पास पॉइंट आ जाएगा आपके कोऑर्डिनेट प्लेन में, ठीक है जी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बन जाएगी जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल u के साथ, और इसका फार्मूला आपके पास सोचा है जी u वेक्टर ओवर देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है जी u वेक्टर। फॉर एग्जांपल आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, जैसे 2i + 3j वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका यूनिट वेक्टर आप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास वेक्टर गिवन है, इसकी आपने सिंपल नॉर्म फाइंड कर लेना है। तो इसके नॉर्म फाइंड करने के लिए ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये आपके पास 3 का स्क्वायर, इसका आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये 4 + 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई जी, या नॉर्म आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो अब इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, 2i + 3j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये आपके पास क्या बन गया जी, इसका यूनिट वेक्टर आ गया। नेक्स्ट अब आप अपनी एक्सरसाइज पे आ रहे हैं 6.1 एक्सरसाइज पे। 6.1 एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है नेम द क्वाड्रेंट। आपने सिंपल क्वाड्रेंट बताने हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में पहला पार्ट है 4 और 3 के किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लेते हैं जी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बताते रहेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा, यहाँ से लेकर यहाँ तक x होता है पॉजिटिव, और ये फिर ऊपर y आपके पास आ जाता है, ये x नेगेटिव होगा और यहाँ पर y नेगेटिव होता है रीजन से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर x और y दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। यहाँ x नेगेटिव और y भी नेगेटिव होगा। यहाँ x पॉजिटिव और y क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आपके पास यह है जी 4 और 3 दिया हुआ है, 4 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पर आपके पास क्या करेगा, आप यहाँ लिख देंगे लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा सिंपल, क्योंकि आपने सिर्फ क्वाड्रेंट का नेम बताना है। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है जी 5 और -4 वैल्यू दी हुई है ऑर्डर पेयर के अंदर। तो पहली वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है। तो ये किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लिख देंगे। इसी तरह थर्ड और फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम है। -6 और 2 आपको दिया हुआ ऑर्डर पेयर में, तो ये देखें आपके पास पहली वैल्यू माइनस में है, दूसरी पॉजिटिव में है। ये आप देखें कि किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है, पहली माइनस की और दूसरी पॉजिटिव प्लस की जो है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा जी, ठीक है। और लास्ट में आपके पास -4 एंड -4 क्वाड्रेंट पेयर में दिया हुआ है, दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं। तो दोनों वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती हैं, वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में होती हैं जी। तो ये आपका आंसर इसका क्या बन जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट इन द ग्राफ। कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, पॉइंट दिए हुए हैं उनको प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है, इनको हम ये एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रा कर लेते हैं। वैसे आपने अलग अलग करना है, अगर पेपर में आ भी जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास ए पॉइंट दिया हुआ है, +3 है और -3 है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव का 3 है, 1 2 3, और y की वैल्यू -3 है, -1 -2 -3। इस तरह हम ग्राफ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास ए पॉइंट आ गया +3 और +3 और -3 का, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में बी में दिया हुआ है -3 और +3। x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, 1 2 3, और y की वैल्यू भी 1 2 3। तो इन दोनों से मिलने वाला पॉइंट आपके पास ये बी आ गया, -3 और +3 का, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट उसके बाद सी आपको पॉइंट दिया हुआ है 5 7,
तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 2 3 4 5 आपके पास ये बन गया और x की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे करके बनती है जी। तो ये आपके पास C पॉइंट बन गया जी 5 और 7 का, ठीक है। और लास्ट में आपको दिया हुआ है D पॉइंट -2 एंड -4, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, -2 ये आ गया और y की वैल्यू भी -4 है, तो ये आपके पास इसका D पॉइंट आ गया जी -2 और -4 का। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके पास, नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग। आपको वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, ड्रा किए हुए हैं और आपने इनमें से टेल और टिप बताना है। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था थ्योरी में, तो पॉइंट ए जो है यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे जी टिप है आपके पास, और पॉइंट बी क्या है वो क्या कहलाएगा, आपका वेक्टर का टेल कहलाएगा। ये पॉइंट आपका टेल है और ये पॉइंट आपका क्या है, ए टिप है। इसी तरह से नीचे सेकंड पॉइंट में ये पी पॉइंट जो है ये आपका क्या हो जाएगा जी, टेल हो जाएगा वेक्टर की, और क्यू पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, वो टिप ऑफ द वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आपने ये पॉइंट एस जो है वो आपके पास टेल ऑफ वेक्टर बन जाएगा, और पॉइंट आर जो है जी आपके पास ये क्या बन जाएगा, टिप ऑफ द वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट फोर्थ पार्ट के अंदर ये जो एम पॉइंट है ये आपके पास क्या है, टेल ऑफ द वेक्टर, एंड एन पॉइंट जो है ये आपके पास क्या है, टिप ऑफ द वेक्टर। सेम इसी तरह से ए और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो ए पॉइंट आपका क्या है, टेल ऑफ वेक्टर, और बी पॉइंट आपके पास टिप ऑफ वेक्टर है, डी पॉइंट जो है वो टेल ऑफ वेक्टर बन जाएगा, और लास्ट में सी पॉइंट जो है ये क्या बन जाएगा, आपका टिप ऑफ द वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है राइट इन द फॉर्म ऑफ ए बी वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको। इस ए बी वेक्टर जो है वो इस फॉर्म के अंदर लिखना है अपने एक्स आई कंपोनेंट प्लस वाई जे कंपोनेंट। आपको पहला पार्ट दिया गया है, ए पॉइंट आपको दिया गया है 1 - 7 और बी पॉइंट आपको दिया गया है -2 एंड 4, ठीक है। तो इनके पोजीशन वेक्टर हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ओ ए बन जाएगा, 1 i इनके साथ हम x वाले के साथ i लिख देंगे और y वाले कंपोनेंट के साथ j लिख देंगे जी। तो ये 1 i - 7j बन गया, और ये क्या बन गया, -2 i + 4j वेक्टर आपके पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए बी वेक्टर आपने फाइंड करना है। तो ए बी वेक्टर का फार्मूला होता है ओ बी माइनस ओ ए, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिससे हमने वेलोसिटी का पढ़ा था, चेंज पढ़ा था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बी वेक्टर आपका फाइनल पॉइंट होगा और इनिशियल पॉइंट आपका ए होगा। तो ओ बी वेक्टर आपके पास क्या है, -2 i + 4j, वो आपने लिख लिया। माइनस ओ ए वेक्टर आपके पास क्या है, 1 i - 7j, वो आपने यहाँ पे लिख लिया जी। अब माइनस से साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ये -2 i + 4j, और ये माइनस का 1 i प्लस का 7j हो गया। -2 i - 1j कितना हो गया, -3 i हो गया, सॉरी ये आई है आपके पास। और उसके बाद प्लस का 4j और प्लस का 7j कितना बन गया, प्लस का 11j बन गया। तो ये आपके पास ए बी वेक्टर आ गया। आपने सिंपल इसके अंदर जो है वो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी। सेकंड पार्ट है जी आपके पास, ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 8 9 और बी पॉइंट आपको दिया हुआ है 12 एंड 13, ठीक है। तो इसकी पोजीशन वेक्टर आप लिख लें। ओ ए पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, 8i + 9j, ये बन जाएगा 12i + 3j, ठीक है। आपने ए बी फाइंड करना है। तो ए बी वेक्टर के लिए क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट आपका बी है और इनिशियल पॉइंट ए है। तो ओ बी माइनस ओ ए 12i + 3j -8i + 9j आ गया जी, ठीक है। तो ब्रैकेट्स इनके ओपन करते हैं तो ये एज इट इज़ आ देंगे, माइनस इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 8i और माइनस का 9j बन गया। तो 12i - 8i कितना हो गया, 4i बन गया जी। और प्लस का 3j और माइनस का 9j कितना हो गया, माइनस का 6j आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो है थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। आपको फर्स्ट ए वेक्टर दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट के अंदर -3i + 2j। तो आपने इसका क्या फाइंड करनी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड करनी है, मतलब नॉर्म फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला था x² + y² होल का स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास -3 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर 2 है। तो आप ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे अपने फार्मूला के अंदर, ये बन जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे वैल्यू उसकी क्या थी, 2 थी। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 2 का स्क्वायर 4 बन गया।
तो 9 + 4 कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 13। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है ए वेक्टर 4i - 3j, तो इसके अंदर आपके पास वही आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। फार्मूला ये हो गया जी आपके पास, ठीक है, x² + y² होल का स्क्वायर रूट। तो इसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू आपके पास क्या है -3, साइन ज़रा ख्याल करना है। और 4 का स्क्वायर बन गया प्लस -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना बन गया 16 बन गया, और माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर का, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका नाम क्या आ जाएगा 5 बन जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका थर्ड 1/2i + 3/2j। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपके पास था x² + y² होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 1/2 है और y की वैल्यू क्या है प्लस का 3/2। वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, 1/2 का फार्मूला हो गया स्क्वायर, 1/4 बन गया, और 3/2 का स्क्वायर बन गया 9/4। दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10/4। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास सिंपल इसकी मैग्नीट्यूड क्या बन गई स्क्वायर रूट 10/2 बन गया जी इसका आंसर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको वेक्टर गिवन है, आपने उसमें क्या फाइंड करना है, उनके यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहला आपके पास है जी वेक्टर गिवन -4i + 5j, ठीक है। तो इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला हमने पढ़ा था वेक्टर ओवर देयर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो आपके पास गिवन है, ठीक है। तो आप इसकी क्या फाइंड कर लेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड आपने पिछले क्वेश्चन में फाइंड की है। तो इसके अंदर आपके पास x की वैल्यू क्या है -4 और y की वैल्यू क्या है 5। तो आप इनका वैल्यूज़ पुट करके इनका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। -4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 41 का स्क्वायर रूट बन गया जी। ये आपके पास क्या बन गया इसकी मैग्नीट्यूड। अब इसको आपने क्या करना है, इस वेक्टर के ऊपर मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देना है, तो ये आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा जी। ऊपर आपके पास वेक्टर आ गया ए और नीचे उसकी क्या आ गई मैग्नीट्यूड आ गई। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है इसका, ए वेक्टर आपको गिवन है 6i + 8j, ठीक है। तो इसमें आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो वेक्टर तो आपके पास गिवन है, इसकी आप सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे 6 है और y की वैल्यू आपके पास 8 है। तो ये आपके पास बन गया जी 6² + 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बनेगा 36 और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। दोनों को ऐड करते हैं तो 100 का स्क्वायर रूट आपके पास 10 आ जाएगा। तो ये आप इसको क्या करेंगे, आपके पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, ठीक है। अब आपने वेक्टर को क्या करना है मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है। तो वेक्टर आपके पास था 6i + 8j डिवाइडेड बाय आपके पास मैग्नीट्यूड क्या आई थी 10 आई थी, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। तो ये वेक्टर यूनिट वेक्टर बन गया आपके पास। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है जी, आपको वेक्टर दिया हुआ है a 1/√6i + 1/√6j। इसका भी आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले इसकी आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। x की वैल्यू भी आपके पास 1/√6 है और y की वैल्यू भी क्या है आपके पास 1/√6। तो इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 1/6 + 1/6, इन कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2/6। तो कैंसिल करते हैं, 2 1 दा 2 एंड 2 3 दा 6, तो ये आपके पास 1/3 बन गया। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√3। ये मैग्नीट्यूड आपकी बन गई। अब आपने क्या करना है, इसको अपने गिवन वेक्टर पे डिवाइड कर देना है इसकी मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये आपका ऊपर वेक्टर आ गया गिवन वेक्टर जो आपके पास था, और इसको हमने अपने मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है जी, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। ए वेक्टर आपको गिवन है 1/2i - 3/4j, ठीक है। तो ये वेक्टर गिवन है, इसकी आप पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए x की वैल्यू यहाँ पे आपको 1/2 गिवन है और y की वैल्यू क्या है -3/4, ठीक है। तो ये आप वैल्यू पुट करते हैं तो 1/2 स्क्वायर प्लस -3/4 होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा जी आपके पास 4 + 9/16 13/16 बन गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 13 अलग हो गया। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब आपने अपने गिवन वेक्टर को, जो आपको गिवन वेक्टर था, इस पर आपने अपनी मैग्नीट्यूड को क्या कर देना है डिवाइड कर देना है सिंपल। तो ये आपका क्या बन जाएगा जी ए यूनिट वेक्टर, इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 5i - 7j, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है -i - j एंड सी वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i + 3j। आपने क्या फाइंड करना है, वेक्टर ऐसा फाइंड करना है जो इसके क्या होगा पैरेलल होगा, ठीक है। ए मतलब इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आपको ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, रिक्वायर्ड वेक्टर आपने यहाँ पे पुट करना है और आपका क्या आ जाएगा सिंपल आंसर आ जाएगा।
जी, तो आपके पास वेक्टर गिवन था a प्लस बी माइनस 3c की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेक्टर आप a की जगह पे a वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे 5i माइनस 7j, ठीक है, प्लस b वेक्टर की जगह पे आप b वेक्टर की वैल्यू माइनस i और माइनस j मतलब माइनस 1i और माइनस 1j हो गया, और c वेक्टर की जगह 2i प्लस 3j हो गया, और ये 3 बाहर जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब आप इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लें सिंपल, तो ये 5i माइनस 7j एज इट इज़ आ गया। ये प्लस से साइन चेंज नहीं होते तो ये माइनस i और माइनस j भी एज इट इज़। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस से साइन भी चेंज होंगे और 3 से मल्टीप्लाई भी होगा। 3 टू द 6i बन गया, और ये 3 3 द 9j, और साइन दोनों के क्या हो गए, माइनस के हो गए। अब i वाले इकट्ठे करें तो 5i और माइनस 1i कितना हो गया, 4 और माइनस 6 माइनस का 2i बन गया आपके पास, ठीक है। और j वाले माइनस का 7 और माइनस का 1 माइनस 8 हो गया, माइनस 8 और माइनस 9 कितना हो गया आपके पास, माइनस का 17j। तो ये आपके पास आ गया जी वेक्टर। आपने क्या फाइंड करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसके यूनिट वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड पे इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे। तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, वेक्टर तो आपके पास आ गया माइनस 2i माइनस 17j। अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 17 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, दोनों को ऐड करेंगे तो 293 का स्क्वायर रूट बन गया। अब अपने वेक्टर को, इस वेक्टर को जो आपने फाइंड किया था उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ गया जी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है इफ़ ए वेक्टर आपको दिया हुआ है जी, गिवन है 3i माइनस j, और बी वेक्टर आपसे गिवन है माइनस 2i प्लस 4j, सी वेक्टर आपको दिया हुआ है i प्लस 2j, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर दैट इज़ पैरेलल टू दिस। बिल्कुल सेम जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। आपने पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3a माइनस 2c और प्लस 4b की, फिर जो आंसर आएगा उसका आपने क्या फाइंड कर लेना, यूनिट वेक्टर। तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें जी, a b c की जो वैल्यूज़ गिवन है आपको ऊपर क्वेश्चन में, वो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पुट कर दें। तो 3a है, 3a की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 3i माइनस j, ठीक है, और फिर माइनस 2c है, माइनस 2 ही आ गया, और c की वैल्यू है i प्लस 2j, ये बन गया, प्लस 4b है, 4 और b की जगह पे क्या आ गया आपके पास माइनस 2i और प्लस का 4j बन गया, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9i, और माइनस का 3j, इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2i माइनस 4j। जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द 8 और 4 4 द 16j बन गया, ठीक है। अब i वाले कंपोनेंट को इकट्ठा कर लेते हैं, 9i माइनस 2 कितना हो गया 7, 7 माइनस 8 माइनस का 1i बच गया, ठीक है। और उसके बाद j वाले कंपोनेंट्स को माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 7 हो गया, माइनस 7 प्लस का 16 प्लस का 9j बच गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, वेक्टर आ गया। इसकी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो इसमें x की जगह पे आपके पास -1 यूज़ हो रहा है, और y की जगह पे 9, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे आप मैग्नीट्यूड वाले फार्मूला में, -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, तो ये 82 बन गया जी। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गई, इसकी मैग्नीट्यूड इस वेक्टर पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर जो आपको चाहिए था -i/8 स्क्वायर रूट ऑफ 82, और j के लिए भी आपका 9 स्क्वायर रूट ऑफ 82 हो गया। उसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल। आपको दो वेक्टर गिवन है, आपने उसमें से देखना है कि पैरेलल कौन से हैं। पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ठीक है। मतलब इस तरह से हो सकता है कि एक वेक्टर आपको ये गिवन है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है, ये गिवन है, या एक वेक्टर इस तरह से आपको गिवन है। तो पैरेलल में आपने बताना है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई रोल नहीं है, इसमें आपने सिर्फ बताना है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। बड़ा छोटा हो सकता है वेक्टर, कोई मसला नहीं है, लेकिन पैरेलल होना चाहिए। तो देखें आपके पास ए वेक्टर गिवन है 6i प्लस j, और बी वेक्टर गिवन है 12i प्लस 2j। तो ए वेक्टर आपने लिख लिया जी एज इट इज़। बी में से देखें कुछ कॉमन आपके पास आ रहा है, 12i प्लस 2j था, तो इसमें से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा 6i प्लस 1j। अब देखें तो बिल्कुल 6i प्लस 1j, ये आपके पास ए बी यही बिल्कुल वेक्टर यही था, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, बी वेक्टर बन जाएगा, वो हमने ये लिख दिया। बी किसके इक्वल बन गया आपके पास 2a वेक्टर के, ठीक है। अगर एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, स्केलर की वैल्यू 2 है। जो आपके पास नंबर कॉमन आएगा वो क्या होगा, उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन नंबर होगा उसका, ठीक है जी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है,
सेकंड पार्ट में आपको ए वेक्टर दिया हुआ है जी -2i + 3j और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 6i - 9j। अब ए वेक्टर में से तो कुछ कॉमन नहीं आता, बी में से देखें माइनस का, अगर हम ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो आप इसमें से क्या ले लेंगे, -3 का प्लस का 3 भी ले सकते हैं, लेकिन आपके पास फिर ए के साथ सेम नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट ए बनाना था, तो इसलिए आप क्या लेंगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, तो ये प्लस का 6 था तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। दोबारा मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 3 × 2 = 6 दोबारा बन जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आपने फिर यहाँ से भी कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, माइनस का 9 था तो ये प्लस का 3 बच गया, दोबारा देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 × 3 = 9 बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया जी, स्केलर बन गया। और ये आपके पास क्या है, ए वेक्टर पड़ा हुआ है, तो ये बी किसके इक्वल बन गया, -3 ए के इक्वल आ गया, ठीक है। तो आप लिख देंगे ए एंड बी आर पैरेलल विद लैम्डा इक्वल कितना है, -3 -3 के आपके पास स्केलर मल्टीपल क्या आ रहा है आपका, -3 आ रहा है, इतना डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद आपके पास थर्ड गिवन है जी पार्ट में, ए आपको वेक्टर गिवन है 5i - 4j और बी वेक्टर आपको गिवन है 6i - 3j, ठीक है। अब ए वेक्टर में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, आप उसको एज इट इज़ रहने दें, बी में से कुछ जो कॉमन आ रहा है वो आप लें, बी में से कॉमन लेने के बाद भी जो है वो आपके पास देखें वो ए के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसलिए ए एंड बी पैरेलल वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आ जाएँ, वो आपको गिवन है, ए वेक्टर गिवन है 3i - 7j और बी वेक्टर आपको गिवन है 6i - 14j। ए वेक्टर तो हमने एज इट इज़ लिख लिया जी अपना 3i - 7j, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, बी में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 के मल्टीपल्स हैं 6 भी और 14 भी, तो 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14, तो 3i - 7j एज इट इज़ जो है वो ए वेक्टर पड़ा हुआ था। तो बी किसके इक्वल आ गया, 2 ए के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर स्केलर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई, तो आप यहाँ लिख देंगे ए एंड बी आर पैरेलल विद लैम्डा इक्वल 2। तो ये था ये क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वेक्टर दैट इज़ थ्राइस इन 3i - 2j बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब आपने ऐसा, इस वेक्टर के अकॉर्डिंग आपने एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो इससे 3 गुना क्या हो, बड़ा हो, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। 3 गुना बड़ा होने से मतलब क्या है कि हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि माइनस के साइन के साथ भी तो ये आपके पास ए वेक्टर जो गिवन है वो क्या है, 3i - 2j। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसा वेक्टर उनकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, -3a उनको चाहिए, मतलब 3 टाइम और नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन के अंदर तो -3। -3 को आपने गिवन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, तो ये बन जाएगा 3 × 3 = 9 और माइनस का 9, ये माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 3 × 2 = 6j बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास वेक्टर जो आया है ये गिवन वेक्टर के 3 टाइम जो है वो लार्जर भी है और अपोजिट डायरेक्शन में भी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम इसी तरह से है, फाइंड 2 वेक्टर दैट आर डबल इन 3i - 5। जब हमने इस वेक्टर के 2 वेक्टर बनाने हैं जो क्या होंगे, इसके डबल होंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर दो आगे कंडीशन दे रहा है कि 1 इन सेम डायरेक्शन, कि एक के अंदर डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी एंड अदर इज़ अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरे के अंदर आप क्या रखेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, मतलब एक दफ़ा +2 के साथ और एक दफ़ा -2। 2 क्यों, डबल की वजह से आपके पास 2 आ गया, सेम की वजह से प्लस और अपोजिट की वजह से -2। तो ये आपके पास वेक्टर की वजह थी 3i - 5j। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, तो आप 2a से मल्टीप्लाई करवाने वाले थे, तो 2a वेक्टर आपको ये बना था 3i - 5j, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दे 6i - 10j बन जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास वेक्टर बना डबल इन सेम डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन के लिए आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है 3i - 5j को, तो ये माइनस का 6i बन गया, माइनस माइनस प्लस एंड 5 × 10j बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास जो वेक्टर आया है ये 2 टाइम डबल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है आपके गिवन वेक्टर के। ये थी जी एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 6.2 को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।